हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। पाठ शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वीडियो को जितना हो सके उतना अच्छा बना सकूँ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक ऑफिशियल एपिसोड आए नहीं हैं, इसीलिए सिर्फ नॉवेल और कुछ तस्वीरों के सहारे वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप थोड़ा मैनेज कर लेना। चलिए आज का यह पाठ शुरू करते हैं। महिला की आवाज में ठंडापन था। हूँ, औरत कौन? क्या तुम मुझसे कह रहे हो? हान ली ने यह सुना तो हल्की मुस्कान के साथ अपनी साइड में घूम रही जादुई तलवारें हटा लीं और शांत स्वर में बोला, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम औरत हो या मर्द। मैं बस तुम्हारी असली पहचान जानना चाहता हूं। सफेद लोमड़ी जमीन पर बैठ गई और हान ली की ओर शांत नजरों से देखती हुई बोली, मेरी पहचान? क्या मैं उस पुराने खजाने की आर्टिफैक्ट स्पिरिट नहीं हूं जो तुम्हारे हाथ में है? हान ली की भौहें सिकुड़ीं और उसने थोड़े गंभीर स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है कि तुम आर्टिफैक्ट स्पिरिट हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि कोई आर्टिफैक्ट स्पिरिट किसी के शरीर पर कब्जा कर सकती है। सफेद लोमड़ी ने अपने होठों को थोड़ा तिरछा करते हुए लापरवाही से कहा, इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। क्या मैंने ये करके तुम्हें दिखाया नहीं? हान ली कुछ पल चुप रहा, फिर उसने हाथ में पकड़े जेड सेप्टर को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। लोमड़ी की आंखों में सतर्कता दिखने लगी और वह ठंडी आवाज में बोली, तुम करने क्या वाले हो? हान ली ने एक गहरी सांस ली और शांति से कहा, कुछ खास नहीं, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि जब तुम इस डीमन फॉक्स के शरीर में घुस चुकी हो तो अब यह जेड सेप्टर कितना बेकार हो चुका है। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो क्या तुम्हें कुछ होगा? लोमड़ी का चेहरा पल भर में बदल गया और उसने हान ली को गुस्से से देखा, लेकिन फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, उसका रवैया शांत हो गया। उसने सपाट लहजे में कहा, तुम्हें मेरी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं। यह सच है कि अगर तुम जेड सेप्टर को तोड़ते हो तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी, क्योंकि आर्टिफैक्ट स्पिरिट और उसका ट्रेजर एक ही होते हैं। इसके बाद सफेद लोमड़ी के शरीर से सफेद रोशनी निकली और एक भारी दबाव फैलने लगा। हान ली का दिल धड़क उठा और वह सतर्क हो गया। लोमड़ी ने हान ली को देखते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, बस मुझे जानवर के रूप में तुमसे बात करना असुविधाजनक लग रहा था, इसीलिए मैं इंसानी रूप ले रही हूं। हान ली थोड़ा हैरान हुआ लेकिन थोड़ा सहज भी महसूस किया। अगले ही पल लोमड़ी का पूरा शरीर चमकदार चांदी जैसी रोशनी से भर गया, जिससे हान ली अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। जब रोशनी गायब हुई तो वहां एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की खड़ी थी। उसकी चमकती हरी आंखें अब साफ काली हो गई थीं, पर चेहरा वही था जो उस पर कब्जे से पहले था। लगता था कि किसी डीमन बीस्ट का इंसानी रूप एक स्थायी चीज होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। हन ली के मन में कई ख्याल चल रहे थे और तभी वो लड़की अपने शरीर को ढकने लगी। फिर उसने थोड़े हिचकिचाते हुए पूछा, फ्री कल्टीवेटर के पास कोई कपड़े हैं क्या? मुझे थोड़ी असहजता महसूस हो रही है। यह कहते हुए उसके चेहरे पर थोड़ी शर्म दिखाई दी। हनली थोड़ी देर के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसने अपनी पाउच से कुछ कपड़े निकालकर दे दिए। बहुत धन्यवाद फ्री कल्टीवेटर। लड़की ने वो कपड़े लेकर पहनना शुरू कर दिया। हनली की नज़र उस पर ठहर गई। उसके हर एक हाव भाव में एक अजीब सी सुंदरता और लचक थी, जो किसी भी कुलीन परिवार की महिलाओं में भी कम ही दिखती। यह सोचकर यकीन करना मुश्किल था कि वह असल में एक सिल्वर वुल्फ थी। जब उसने कपड़े पहन लिए तो वह हान ली की तरफ मुड़ी और धीरे से बोली, तुम मुझे सिल्वर मून कह सकते हो। जहां तक मेरी पहचान की बात है तो ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहती, बल्कि मुझे खुद याद नहीं है। जब किसी डीमन की आत्मा को आर्टिफैक्ट स्पिरिट बनाया जाता है तो उसकी चेतना मिट जाती है और वो बस अपने मालिक के आदेश का पालन करने वाला यंत्र बन जाता है। लेकिन किसी वजह से मेरी चेतना वापस लौट आई और मैंने अपने जीवन के कुछ पल फिर से याद किए। हालांकि वो यादें अधूरी हैं, लेकिन मुझे खुद पर थोड़ा नियंत्रण मिल गया। मुझे हल्का हल्का याद आया कि मैं कभी सिल्वर वुल्फ्स क्लैन की सदस्य थी, इसलिए मैंने खुद को सिल्वर मून वुल्फ नाम दिया है, क्योंकि मुझे अपना असली नाम याद नहीं। यह कहते हुए उसने बड़ी नज़ाकत से कुछ कदम चलकर अपने नए शरीर के साथ तालमेल बैठाना शुरू किया। हान ली ने ठुड्डी सहलाते हुए सोचते हुए कहा, सिल्वर मून वुल्फ्स क्लैन? मैंने ऐसे किसी डीमन बीस्ट का जिक्र नहीं पढ़ा। सिल्वर मून ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह बस मेरी टूटी फूटी यादों से निकली बात है। हो सकता है मैं गलत याद कर रही हूं। हान ली थोड़ी देर सोचता रहा, फिर गंभीर होकर बोला, ठीक है, तुम्हें अपना अतीत याद नहीं, लेकिन किसी दूसरे शरीर पर कब्जा करने वाली बात। क्या हर आर्टिफैक्ट स्पिरिट ऐसा कर सकती है? अगर ऐसा होता तो कल्टीवेशन वर्ल्ड तो कब का बर्बाद हो चुका होता। लड़की ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं किसी भी शरीर पर यूं ही कब्जा कर सकती हूँ? हन ली की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। तुम्हारा मतलब क्या है? सिल्वर मून ने होंठ भींचते हुए समझाया, ये जो तकनीक मैंने इस्तेमाल की है, इसे सही मायनों में पोजेशन नहीं कहा जा सकता। ये हमारी सिल्वर मून वुल्व्स की जन्मजात क्षमता है, सोल डिवाउरिंग। इसमें हम अपनी आत्मा से सीधे दूसरे की आत्मा पर हमला करते हैं।
अगर हम उनकी आत्मा निगल लें तो हम उनका शरीर अस्थायी रूप से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यह स्थायी नहीं होता क्योंकि ज़्यादा देर तक रहने से हमारी आत्मा और शरीर मिल जाते हैं और फिर हम खुद अपने शरीर में वापस नहीं जा सकते। साथ ही ये तकनीक बहुत खतरनाक भी है। हमारी स्पिरिचुअल सेंस बाकी डीमन क्लैन से खास मजबूत नहीं होती। अगर कोई हमसे ज़्यादा ताकतवर निकला तो सीधा जान से हाथ धोना पड़ सकता है, इसलिए कोई भी इसे यूं ही इस्तेमाल नहीं करता। पर मेरे जैसे आत्मा मात्र अस्तित्व के लिए ये रिस्क मायने नहीं रखता। हनली के चेहरे पर हैरानी देखकर वो खुद ही आगे बोली, कृपया मुझसे सोल डिवाउरिंग की बारीकियां मत पूछना। ये सब मेरे अंदर एक तरह की सहज समझ से आती है, लेकिन चिंता मत करो, इसमें बहुत सारी सीमाएं हैं और ये तकनीक हर कोई यूं ही नहीं कर सकता। अगर मैं सिल्वर मून वुल्फ नहीं होती तो आर्टिफैक्ट स्पिरिट रहते हुए मैं इसे नहीं कर पाती। और अगर मेरी किस्मत से मुझे ये 4 प्यूपिल्ड फॉक्स न मिला होता तो मैं आज भी जेड सेप्टर के अंदर ही होती। मेरी यादों के मुताबिक ये 4 प्यूपिल्ड फॉक्सेस हमारे सिल्वर मून वुल्फ्स के खिलाफ स्वाभाविक रूप से कमजोर होते हैं। ऊपर से इसकी आत्मा पहले ही कैडेवर डीमन के कब्जे में थी और इसका मालिक भी पास नहीं था, इसलिए मैं आसानी से इसमें समा गई। हान ली ने उसकी आंखों में झांका, लेकिन उसे कुछ अजीब नजर नहीं आया। फिर वो थोड़ा शक से बोला, 4 प्यूपाइल्ड फॉक्स, क्या वो स्नो क्लाउड फॉक्स नहीं था? उसका नाम तो स्नो क्लाउड फॉक्स जैसा दिखता है, लेकिन असल पहचान उसकी डेविल प्यूपिल्स से होती है, जो तब निकलती हैं जब उसका कल्टीवेशन ग्रेटर सक्सेस स्टेज तक पहुंचता है। हमारी सोल डिवाउरिंग भी उनके डेविल आइज के आगे कुछ नहीं। हाँ, उनकी शक्ल आम स्नो क्लाउड फॉक्स जैसी होती है, लेकिन जब उसने पूरी ताकत दिखाई तो मुझे सब समझ आ गया। सिल्वर मून ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई। हान ली ने होंठ टेढ़े करते हुए अपने सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचा। उस डीमन फॉक्स का कल्टीवेशन ग्रेड 7 डीमन बीस तक पहुंच गया था। क्या ये ग्रेटर सक्सेस स्टेज नहीं माना जाएगा? और जब वो मेटामॉर्फोसिस स्टेज तक नहीं पहुंचा तो वो इंसानी रूप कैसे ले पाया? और उसका कल्टीवेशन अचानक इतनी तेजी से कैसे बढ़ा? कहीं तुम दोनों ने इस शरीर की असली ताकत को छिपाया तो नहीं था? हा हा हा, फ्री कल्टीवेटर के पास तो सवालों की कमी नहीं है। खैर, मैं बरसों बाद किसी से बात कर रही हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि वो डीमन फॉक्स इंसानी रूप कैसे ले पाया। मेरा अंदाजा है कि कैडावर डीमन ने हालत बिगड़ती देख अपनी कल्टीवेशन का एक हिस्सा जबरदस्ती उस फॉक्स को दे दिया होगा। इसी वजह से उसकी ताकत इतनी बढ़ी। असल में वो फॉक्स अब भी एक लो ग्रेड स्पिरिट बीस्ट ही है। कैडेवर डीमन इस शरीर को ताकत देने के बाद ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था क्योंकि इस जगह की पाबंदियां थीं। और जहां तक मेरी बात है तो मैं कुछ सीक्रेट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही हूं ताकि अपने कल्टीवेशन को ग्रेड 8 डीमन बीस्ट की सीमा तक बढ़ा सकूं। लेकिन धीरे धीरे मेरी ताकत कम होगी और मैं फिर से डीमन बीस्ट बन जाऊंगी। मुझे फिर से ये तकनीक इस्तेमाल करने के लिए 1 महीना तो लगेगा। इसके बाद हान ली चुपचाप सोच में डूब गया। काफी देर बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि अभी भी मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन अब मुझे एक मोटा अंदाजा हो गया है। लेकिन एक आखिरी सवाल है, फ्री कल्टीवेटर सिल्वर मून, तुम इस शरीर के साथ करना क्या चाहती हो? सिल्वर मून ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि मैं इसमें रहकर कल्टीवेशन करना चाहती हूं तो क्या तुम मुझे मार दोगे? हान ली ने सीधे उसका सवाल नहीं टाला, बल्कि भौहें उठाकर बोला, तुमने आज और हेवन वॉइड हॉल में जो टेक्निक और पावर दिखाई थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तुमने जानबूझकर मुझे जेड सेप्टर लेने दिया। क्या मैं सही हूं? सिल्वर मून थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसकी आंखों में हल्की चमक आई और मुस्कुराकर बोली, एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट होने के नाते मेरे लिए खुद हेवन वाइड हॉल से बाहर निकलना मुश्किल था। मुझे किसी कल्टीवेटर की ज़रूरत थी जो मुझे वहां से बाहर ले जा सके। उस दिन मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। हेवन वॉइड कॉल्ड्रन से आज़ाद होने के बाद मेरी कल्टीवेशन काफ़ी घट गई थी और अगर कोई नासेंट सोल कल्टीवेटर पूरी ताकत से मुझे पकड़ता तो मैं रोक नहीं पाती। ऐसे में कोर फॉर्मेशन लेवल के किसी कल्टीवेटर के हाथ लगना मेरे लिए बेहतर था। हान ली कुछ पल सोचता रहा, फिर गहरी आवाज में पूछा, उस दिन वहां मैं अकेला कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर नहीं था। फिर तुम उन 2 और लोगों के हाथ क्यों नहीं लगी? क्या तुमने मुझे चुना? सिल्वर मून के चेहरे पर हलचल हुई और उसने पूछा, तुम उस वू नाम के लड़के और उस गोस्ट डाव वाले की बात कर रहे हो जो हेवन वॉइड कॉल्ड्रन के लिए तुम्हें मारना चाहता था? हाँ बिल्कुल, सिल्वर मून ने होंठ सिकोड़ते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे वो दोनों बिल्कुल पसंद नहीं आए। एक तो डरावना और गोश्त छी से भरा हुआ था और दूसरा बूढ़ा और भयानक दिखने वाला। तुम कोई बहुत खास सुंदर नहीं हो, लेकिन देखने में थोड़े ठीक लगते हो। क्या ये वजहें तुम्हें मंजूर हैं? उसके लहजे में आधी सच्चाई थी और आधा मजाक। हान ली को समझ नहीं आया कि हंसे या चुप रहे। खैर, अब जब फ्री कल्टीवेटर इस बारे में बात नहीं करना चाहता तो मैं ज़्यादा जोर नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे पास इससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। क्या तुम इतने सालों से मेरी स्टोरेज पाउच में रहते हुए मेरी हर हरकत देख पाई हो? हान ली का यह सवाल इतना ठंडा था कि कमरे का माहौल ही बदल गया। सिल्वर मून की मुस्कान गायब हो गई
और वह गंभीर होकर बोली, हाँ ब्रदर हान की सारी टेक्निक्स और मैजिक ट्रेजर्स मुझे मालूम हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी वो छोटी सी स्वर्गीय बॉटल भी। हान ली को पहले से थोड़ी शंका थी, लेकिन यह सुनते ही उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने चुपचाप सिल्वरमून को घूरा, जैसे वह कोई रास्ता सोच रहा हो। सिल्वरमून ने हान ली की ठंडी नज़रें अनदेखी कीं और हल्के स्वर में बोली, क्या ब्रदर हान मुझे मारने का सोच रहा है? आखिर अगर कल्टीवेटर क्लान्स को इस तरह की स्वर्गीय बॉटल के बारे में पता चला तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हान ली की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नज़रें तलवार की तरह तेज हो गईं। हान ली ने सख्त स्वर में कहा, जब तुम्हें सब पता है और फिर भी तुम इतनी हिम्मत से इसका जिक्र कर रही हो, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे उस ट्रेजर को तोड़ दूं जिससे तुम जुड़ी हो? अगर तुम मर गईं तो ये राज किसी को नहीं पता चलेगा, या फिर तुम समझती हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? सिल्वरमून ने सिर हिलाया और शांत स्वर में बोली, तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ और मैजिक ट्रेजर्स को देखते हुए और मुझे इस नए शरीर की आदत न होने के कारण मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। सोल डिवॉरिंग के बाद मेरी कल्टीवेशन बहुत कम हो गई है। अगर हम लड़ें तो भी मैं मुश्किल से 30% जीत की उम्मीद रख सकती हूँ। वैसे भी मेरा हाउस्ड ट्रेजर तुम्हारे पास है, तुम्हारे एक इशारे से मैं खत्म हो सकती हूँ। हान ली ने ठंडी सांस छोड़ी, लेकिन सिल्वरमून बिना रुके बोलती रही, मुझे इस बात से संतोष है कि तुमने मुझे अब तक मारा नहीं। तुम कोई महान योद्धा नहीं हो, लेकिन फिर भी एहसान पहचानने वाले इंसान ज़रूर हो। अगर मैंने उस डीमन फॉक्स के हमले को नहीं रोका होता तो शायद तुम मुझे एक शब्द भी कहने नहीं देते। हान ली ने इस बात से इनकार नहीं किया और शांत स्वर में बोला, अगर मैंने तुम्हें बोलने का मौका दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगी। अगर तुम मुझे राजा रखने के लिए राजी नहीं कर पाई तो मैं ज़रूर कदम उठाऊंगा। मैं उस बॉटल की बात बाहर नहीं जाने दे सकता। सिल्वरमून थोड़े सम्मान से बोली, ठीक है, तुम्हारी बात मेरे अंदाजे से मेल खाती है। अगर तुम इतने ठंडे और निर्णायक न होते तो तुम कल्टीवेशन की इस राह पर यहाँ तक नहीं पहुँचते, और तब मैं तुम्हें बचाने की गलती नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को मास्टर मानते ही वो मुझे छोड़ दे। हान ली एक पल को चौंका, फिर हंसी में तिरस्कार मिलाकर बोला, मास्टर मानना? इसका क्या मतलब है? क्या तुम सच में समझती हो कि मैं तुम्हें कुछ मीठी बातों में आकर छोड़ दूंगा? लड़की की आंखों में चमक आई और वह बोली, इतना आसान नहीं है, मुझे पता है। तुम्हारी बैम्बू क्लाउड्स वॉर्म सोर्ड्स में कोई आर्टिफैक्ट स्पिरिट नहीं है। मैं अपनी मेन सोल को जेड सेप्टर से उन सोर्ड्स में ट्रांसफर कर सकती हूँ। इससे तुम्हारी तलवारें और भी ताकतवर हो जाएंगी और तुम चाहो तो मुझे एक सोच में खत्म कर सकते हो। ये डील तुम्हें मुझे आज़ादी देने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। तुम्हें यह भी पता चल जाएगा अगर मैं तुम्हारे खिलाफ कोई बुरी मंशा रखूं। और वैसे भी मेरा ये शरीर मेरे मेन सोल से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, इसीलिए मेरे तुम्हें छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं। हान ली ने माथा सिकोड़ते हुए थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा, क्या आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स अपना मेन ट्रेजर बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो तुम क्यों मेरी आर्टिफैक्ट स्पिरिट बनना चाहती हो? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें हेवन वॉइड हॉल से बाहर निकाला? लड़की ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोली, दूसरे आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स में चेतना नहीं होती, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं अलग हूँ। अगर हम दोनों चाहें तो मैं अपना हाउस्ड ट्रेजर बदल सकती हूँ। इसमें बहुत दर्द होगा, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूंगी। रही बात मेरी मंशा की, तो मैं हमेशा के लिए किसी की आर्टिफैक्ट स्पिरिट नहीं बनना चाहती। ये मत समझना कि मेरी बातों में विरोध है। मैं बस अभी तुम्हारी आर्टिफैक्ट स्पिरिट बनना चाहती हूँ, ताकि भविष्य में सच्ची आज़ादी पा सकूं। हन ली का मन थोड़ा डगमगाया और वह बोला, तुम इसका थोड़ा और विस्तार से बता सकती हो? मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी टूटी यादें कहती हैं कि अगर मैं एक सीक्रेट टेक्निक से कल्टीवेशन करूं और मेरा मास्टर डेइटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच जाए, तो जब वो अगले रेल्म में जाएगा मुझे स्वतः आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले तक मैं तुम्हारे नियंत्रण में रहूंगी, और अगर तुम मर गए तो मुझे किसी और कल्टीवेटर को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मेरी नज़र में तुम्हारे पास जो वो छोटी सी स्वर्गीय बॉटल है, उसकी वजह से तुम वो कल्टीवेटर हो जो मेरे उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। इसी वजह से मैंने खुद ही ये प्रस्ताव दिया। हान ली की आंखें गहरी हो गईं। उसने लंबी सांस ली और बोला, चाहे तुम सच कह रही हो या नहीं, मेरे पास तुम्हें रोकने का और कोई तरीका नहीं है। और अब जब तुमने खुद को मेरी आर्टिफैक्ट स्पिरिट बनाने की पेशकश की है, तो मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हारे शरीर पर अभी एक अस्थायी प्रतिबंध लगाऊंगा। आखिर एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट को ट्रांसफर करना कोई एक झटके का काम नहीं है। मुझे पहले कुछ तैयारी करनी होगी। हाँ, ये बताओ कि तुम अपने हाउस्ड ट्रेजर से कितनी दूर तक जा सकती हो? सिल्वरमून ने खुशी जताते हुए जवाब दिया, अभी मुझे 50 किलोमीटर के अंदर रहना होता है, लेकिन जल्दी ही इस डीमन फॉक्स की कल्टीवेशन बढ़ेगी और दूरी भी बढ़ेगी। हान ली ने सावधानी से पूछा, अगर तुम इससे ज्यादा दूर चली गई तो मेरी आत्मा हाउस्ड ट्रेजर द्वारा वापस बुला ली जाएगी। लेकिन फ्री कल्टीवेटर को चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे एक सीक्रेट टेक्निक आती है जिससे मैं अपने शरीर को स्पिरिट बीस्ट पाउच में सील कर सकती हूँ।
जब तुम तकनीक सीख लोगे और आदेश दोगे तो मैं पाउच में आराम से आ जा सकती हूँ। जब तुम्हें किसी से लड़ना होगा तो मैं आर्टिफैक्ट स्पिरिट या फॉक्स के रूप में आ सकती हूँ, जैसी जरूरत हो। हन ली उसके जवाब से संतुष्ट दिखा और सिर हिलाया। ठीक है, अब तो। सिल्वर मून का चेहरा अचानक बदल गया और उसने टोका। ठीक नहीं है, मेरी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई है। मैं अब इस शरीर को और देर तक नहीं संभाल सकती। चांदी जैसी रोशनी की एक चमक में उसका शरीर सिकुड़ गया और वो फिर से एक छोटी सफेद लोमड़ी बन गई, हान ली के बड़े से कपड़ों में लिपटी हुई। हान ली ये देखकर हल्की सी हंसी हंसा। उसने बिना देरी किए एक मंत्र पढ़ा और अपनी उंगलियों से कई नीली रोशनी की रेखाएं निकालकर उस सफेद लोमड़ी के शरीर पर छोड़ दीं, जिससे उस पर उसका प्रतिबंध लग गया। फिर हान ली ने लोमड़ी को उसकी गर्दन से पकड़ते हुए कहा, जब हम बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हें कुछ समय के लिए ड्रिफ्टिंग क्लाउड के डिसाइपल्स को सौंप दूंगा। फिर जब हम अलग हो जाएंगे तो तुम चुपचाप वहां से निकल जाना। 2-3 ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर से बच निकलना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। मैं रास्ते में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुमने कहा। लेकिन ये बताओ, ब्रदर हान इस कैडावर डीमन से कैसे निपटेगा? सफेद लोमड़ी ने हान ली से वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए पूछा। हान ली ने हरे बालों वाले कडावर डीमन को देखा और हल्के से बोला, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि क्या गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स इसे खत्म कर सकते हैं। अगर वो भी नाकाम रहे तो फिर इसे यहीं छोड़ देंगे। वैसे भी चाहे जो भी नतीजा हो, मैं इसका जेड बॉक्स जरूर ले जाऊंगा जिसमें इसकी मेन सोल बंद है। ऐसे में यह आगे चलकर कोई बड़ा खतरा नहीं बनेगा। इतना कहकर हान ली ने अपनी कमर पर हाथ मारा और स्पिरिट बीस्ट पाउच हवा में उछाल दी। उसमें से अनगिनत काले धब्बों वाले गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स निकले और कडावर डीमन को घेर लिया। बीटल्स के काटने की आवाज कमरे में गूंजने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद हान ली ने देखा कि कुछ बीटल्स अचानक उलटे गिर गए और मर गए। उनके 3 रंगों वाले खोल पल भर में गहरे हरे रंग के हो गए। कितना खतरनाक जहर है, हान ली ने हल्की सी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने बीटल्स को वापस स्पिरिट बीस्ट पाउच में बुला लिया। सफेद लोमड़ी ने कुछ देर चुप रहकर कहा, कैडावर डीमन का सड़ा हुआ जहर भले ही दुनिया के 10 सबसे जहरीले जहरों में शामिल ना हो, लेकिन तुम्हारे अधूरे गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स के लिए ये बहुत ज्यादा है। हान ली ने नाक से तेज सांस ली और कैडावर डीमन की तरफ ठंडी निगाह से देखा। उसका शरीर बेहद मजबूत था, वेनमस फ्लड ड्रैगन से भी कहीं ज्यादा। हान ली सोचने लगा कि अगर वह कैडावर डीमन को पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश करेगा तो उसके ज्यादातर बीटल्स मारे जाएंगे, और इतनी बड़ी कुर्बानी वो किसी बेकार चीज के लिए नहीं देने वाला था। चलो चलते हैं, हान ली ने बिना कोई झिझक के कहा। सफेद लोमड़ी ने सिर हिलाया और बोली, शायद यही एक रास्ता है। हो सकता है भविष्य में ये कैडावर डीमन किसी काम आ जाए। इतना कहकर सफेद लोमड़ी के शरीर से एक पीली रोशनी निकली और उसमें से एक पीले रंग का भेड़िए का सिर बाहर आया। वो भेड़िया जैसे ही बाहर आया, उसने अपना मुंह खोला और दोनों को पीली रोशनी से ढंक दिया। फिर हान ली और सफेद लोमड़ी दोनों वहां से गायब हो गए। सीनियर मार्शल ब्रदर वांग और बाकी 3 छी कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स चट्टान के बाहर बेचैनी से खड़े थे। उन सभी के पास अर्थ मूवमेंट टेक्निक नहीं थी, इसीलिए उन्हें हान ली के लौटने का इंतजार करना पड़ रहा था। कुई हुआन ने झुंझलाकर पूछा, सीनियर मार्शल ब्रदर, आपको क्या लगता है जूनियर मार्शल ब्रदर हान सफल हो गया होगा? बाकी दोनों ने भी ध्यान से सीनियर मार्शल ब्रदर वांग की तरफ देखा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कहना मुश्किल है। जूनियर मार्शल ब्रदर हान की कल्टीवेशन 10th लेयर पर है, इसलिए उसके लिए डीमन फॉक्स का पीछा करना आसान नहीं रहा होगा। लेकिन उसके पास एक जबरदस्त मैजिक टूल भी है। शायद वो हमें कोई अच्छा नतीजा दे दे, पर जो भी हो, हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। बाकी तीनों ने यह सुनकर एक दूसरे की तरफ देखा और चुप हो गए। छोटे कद और भारी शरीर वाले युवक ने ठंडी सांस भरी और अपनी घायल बांह को देखा। वो कुछ और बोलने ही वाला था कि अचानक चट्टान से पीली रोशनी निकली और हान ली दिखाई दिया। उसके हाथ में एक छोटा सा सफेद लोमड़ी था। जूनियर मार्शल ब्रदर हान, तुमने सच में उस लोमड़ी को पकड़ लिया। चारों कल्टीवेटर्स जोश में बोल पड़े। हान ली हल्के से मुस्कुराया और बोला, कुछ खास नहीं था। लोमड़ी बहुत चालाक थी और पहाड़ों के बीच कई चक्कर लगाती रही। अगर इसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म न हो जाती तो शायद मैं इतनी जल्दी इसे पकड़ ना पाता। फिर उसने सफेद लोमड़ी को कुई हुआन की तरफ फेंक दिया। कुई हुआन एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर खुशी खुशी उसे पकड़ लिया। छोटे और मोटे युवक ने तुरंत चेतावनी दी, जूनियर मार्शल ब्रदर कुई, संभल कर, इसे भागने मत देना। कुई हुआन ने लोमड़ी को उठाकर कहा, चिंता मत करो, मैं बहुत सावधानी रखूंगा। फिर उसने अपना स्टोरेज पाउच निकाला और उसमें से एक गहरे हरे रंग की थैली निकालकर उस छोटी लोमड़ी को उसके अंदर डाल दिया। उसने थैली को कसकर बांधा और गर्व से बोला, अब देखता हूं इस थैली से कैसे भागेगी ये छोटी लोमड़ी। हान ली ने उस थैली को देखा और जब देखा कि वो बस एक लो ग्रेड स्पिरिट टूल है तो उसने उस पर और ध्यान नहीं दिया।
सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ने भी उस लोमड़ी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो हान ली की तरफ देखकर विनम्रता से बोला, ये डीमन फॉक्स हमारी पकड़ में जूनियर मार्शल ब्रदर हान की वजह से आई है। हम कोई बेईमान लोग नहीं हैं, इसलिए हम फॉक्स की जो भी कीमत मिलेगी उसका 1/3 हिस्सा ब्रदर हान को देंगे। बाकी हिस्सा हम चारों बराबर बांट लेंगे। कैसा रहेगा? हान ली मुस्कुराया। सीनियर मार्शल ब्रदर वांग का बर्ताव देखकर लग रहा था कि वो हान ली से रिश्ता बनाना चाहता है। इसलिए हान ली ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया और बोला, अगर ब्रदर वांग ने यह तय किया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। हालांकि बाकी तीनों को थोड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें कम स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगर हान ली की मदद न होती तो उनका सारा मेहनत बेकार चला जाता, इसलिए किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया। इसके बाद हान ली ने थोड़ी बहुत बातचीत की और फिर यह कहकर चला गया कि उसे एक ज़रूरी काम है। हान ली तो सीधे वापस सेक्टी की तरफ उड़ गया, लेकिन बाकी चारों ने सोचा कि अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और सीधे ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स के बीच में बसे मार्केट सिटी चले गए। वहीं तीनों सेक्ट्स के डिसाइपल्स सबसे ज्यादा आते जाते थे, इसीलिए वहां स्नो क्लाउड फॉक्स के लिए सबसे अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद थी। चारों लोग खुश होकर मार्श से रवाना हो गए। हन ली ज्यादा दूर नहीं गया। उसने पास के एक छोटे से पहाड़ को चुना, वहां नीचे उतरा और एक समतल चट्टान पर बैठकर ध्यान मुद्रा में आंखें बंद कर लीं। उसके पास जेड सेप्टर था, जिससे सफेद लोमड़ी को उसे ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। करीब 1 घंटे बाद हान ली की आंखें अचानक खुलीं। ठीक उसी वक्त जमीन से पीली रोशनी निकली और सफेद लोमड़ी सामने प्रकट हो गई। हनली ने उसे देखा और ठंडे स्वर में कहा, बड़ी जल्दी आ गई। सफेद लोमड़ी ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, मैं जल्दी नहीं आई, बस उन्होंने मुझे एक लो ग्रेड स्पिरिट टूल में बंद कर दिया था, यही उनकी गलती थी। मुझे लगता है कि उन्हें अभी तक ये पता भी नहीं चला होगा कि मैं वहां से गायब हो चुकी हूँ। हान ली ने बिना भाव के कहा, लेकिन अब तो वो ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल्स बेकार ही मेहनत कर रहे होंगे। मुझे लगता है उन्हें कुछ मुआवजा दे देना चाहिए। लोमड़ी ने सिर हिलाकर कहा, अगर ऐसा किया तो समझो उन्होंने तो इस नुकसान से भी फायदा कमा लिया। ठीक है, अब ये सब छोड़ो, अपने आकार को छोटा करो और मेरी आस्तीन में छिप जाओ, अब हमें लौटना है। हान ली ने अपनी आस्तीन झटकते हुए कहा। सफेद लोमड़ी ने सुना और चुपचाप खुद को चांदी की चमक में समेट लिया और एक सफेद धुंध की तरह हान ली की आस्तीन में समा गई। क्योंकि हान ली ने पहले ही सफेद लोमड़ी पर कई रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, इसलिए उसे उस पर कोई भरोसा न होने की चिंता नहीं थी। अब वह निश्चिंत होकर उड़ सकता था। लेकिन अपनी गुफा की तरफ लौटने की बजाय हान ली सबसे पहले ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के मुख्य पहाड़ पर मौजूद मार्केट सिटी गया। उसे आर्टिफैक्ट स्पिरिट के लिए नया ठिकाना तैयार करना था और इसके लिए उसे कुछ सामान चाहिए था। उसे जल्दी तैयारी करनी थी, क्योंकि जब तक सिल्वर मून एक ढीला आर्टिफैक्ट स्पिरिट बनी रहेगी, हान ली तब तक चैन से नहीं बैठ सकता। हान ली को वो सारे सामान बिना किसी परेशानी के मिल गए। उसे एक ऐसी दुकान मिल गई जो ऐसे रेयर सामान बेचती थी और उसने सब कुछ एक साथ खरीद लिया। ये चीजें भले ही आम न हो, लेकिन कोई खास कीमती भी नहीं थीं, इसलिए किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि वो इनका क्या करेगा। सामान और सफेद लोमड़ी दोनों के साथ हान ली संतुष्टि से मेडिसिन गार्डन की तरफ उड़ गया। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि वहां पहले से 2 लोग खड़े हैं। उनमें से एक था कुई हुआन, जो काफी परेशान और घबराया हुआ लग रहा था, और दूसरा था सीनियर मार्शल ब्रदर वांग, जिसका चेहरा बेहद गंभीर था। हन ली ने उन्हें देखा और अंदर ही अंदर एक लंबी सांस ली। उसे साफ साफ पता था कि वो क्यों आए हैं, लेकिन फिर भी वह बेफिक्री का चेहरा बनाए उनके पास उतरा। उसे देखते ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और झेंपते हुए मुस्कुराए। हान ली उनके पास गया और शांत स्वर में बोला, फ्री कल्टीवेटर्स, आप लोग इतनी जल्दी लौट आए? क्या आपने स्नो क्लाउड फॉक्स को बेच दिया? थोड़ी देर चुप रहकर सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ने मजबूरी से मुस्कुराकर कहा, हमें अफसोस है ब्रदर हान, हमसे एक बड़ी गलती हो गई। हान ली ने ठुड्डी को हल्के से सहलाया और पूछा, ओह क्या हुआ? क्या स्नो क्लाउड फॉक्स के साथ कुछ गड़बड़ हो गई? कुई हुआन ने आंखें फाड़कर हैरानी से पूछा, जूनियर मार्शल ब्रदर हान, आपको कैसे पता चला?